सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं प्रखर सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे इस बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी इतिहास की बहुत ही जानी मानी रचना, दलित विमर्श की रचना है ये, जो कि लिखी है ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। आज हम लोग दोस्तों कवर करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को हिंदी लिटरेचर के, और बहुत ही इस जीवन के यथार्थवादी विमर्श को, जो कि है दलित विमर्श, जो कि जुड़ा है उस समुदाय से जिसको ऐतिहासिक रूप से इतिहास में दबाया गया, कुचला गया, जिनके अधिकारों को का दमन किया गया, जिनके अधिकारों को छीन लिया गया, जिनके जीवन को इतना मुश्किल, इतना कठोरतम बना दिया गया कि वो लोग जो हैं पूरी तरह से उनकी रीढ़ जो है चरमरा गई है, उनके विकास की रीढ़ जो है चरमरा गई है। तो आज दोस्तों हम उसी कहानी को कवर करने वाले हैं अपने इस वीडियो में, और ये कहानी उस यथार्थवादी जीवन को परिलक्षित करती है जिसमें तमाम जो भेदभाव को झेलने वाले लोग हैं, तमाम ऐसे लोग जिन्होंने भेदभाव को झेला है, जातिगत भेदभाव को झेला है, कई आधारों पर उनके साथ इतिहास में जो है बड़ी यातनाएं हुई हैं, बड़ी कठिन परिस्थितियां उन्होंने झेली हैं, ऐसे विमर्श को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये कहानी उस समय के कठोर और कुटिल जीवन को दर्शाती है, किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया है, ये उनकी आत्मकथा है, क्या क्या उन्होंने त्रासदियाँ झेली हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे इस कहानी में। तो दोस्तों सबसे पहले लेखक का परिचय हम लोग कर लेते हैं। दोस्तों लेखक जो हैं उनका जन्म हुआ है 30 जून 1950 को बरला में, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में। माता का नाम मुकुंदी देवी और पिता का नाम छोटन लाल था। इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा दीक्षा है वो सेवक राम मसीह के खुले बिना कमरे बिना टाट चटाई वाले स्कूल में हुई है। इसके बेसिक प्राइमरी स्कूल में दाखिला मिला इनको। 11वीं की परीक्षा बरला इंटर कॉलेज बरला से उत्तीर्ण की, लेकिन 12वीं की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए। फलस्वरूप बरला कॉलेज छोड़कर DAV इंटर कॉलेज देहरादून में दाखिला लिया। कई वर्षों तक पढ़ाई इनकी बाधित रही है। 1992 में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल श्रीनगर विश्वविद्यालय से हिंदी में MA की डिग्री उन्होंने प्राप्त की है। इसके बाद में 12वीं कक्षा में ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून में अप्रेंटिस की नौकरी मिल गई। फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा चंद्रपुर महाराष्ट्र में ड्राफ्टमैन की नौकरी करी। संप्रति भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के उत्पादन विभाग के अधीन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री देहरादून में अधिकारी के रूप में कार्यरत रहे। इनके जीवन में जो सम्मान इन्होंने कमाए हैं उसमें डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993, परिवेश सम्मान 1995, जय श्री सम्मान 1996, कथाक्रम सम्मान 2000 में इनको दिया गया है। इनकी जो बहुत ही महत्वपूर्ण कृतियां हैं जो इन्होंने लिखी हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण तो जूठन है, जो कि इनकी आत्मकथा है। दूसरा है सलाम, तीसरा है घुसपैठिए, ये कहानी संग्रह है। और सदियों का संताप, ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो है इनके द्वारा लिखा गया साहित्य है। बस बहुत हो चुका, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब और नहीं, कविता संकलन है। दलित साहित्य का सौंदर्य साहित्य, ये जो है आलोचना है इनकी। महाराष्ट्र में मेघदूत नाम की नाट्य संस्था इन्होंने स्थापित की। इस संस्था के माध्यम से अनेक नाटकों में अभिनय के साथ साथ मंचन निर्देशन का काम भी इन्होंने किया है। तो दोस्तों अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं उस इतिहास की खोज में, उस दबे कुचलों के इतिहास की खोज में, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया है, जिन्होंने कई सारी यातनाएं झेली हैं। उसके बावजूद भी वो लोग उन चीज़ों के खिलाफ, उन बुराइयों के खिलाफ लड़ते रहे और आवाज़ उठाते रहे, और आज उन्होंने अपने हक अधिकारों की लड़ाई को जीत लिया है और अभी भी आगे की जो चैलेंजेस हैं उनको फेस कर रहे हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं उस कहानी को जिसका शीर्षक है जूठन। कहानी शुरू होती है कुछ इस तरह। एक रोज़ हेडमास्टर कलीराम ने अपने कमरे में बुलाकर कहा, क्या नाम है बे तेरा? ओम प्रकाश, मैंने डरते डरते धीमे स्वर में अपना नाम बताया। हेडमास्टर को देखते ही बच्चे सहम जाते थे। पूरे स्कूल में उनकी दहशत थी। चूहड़े का? हेडमास्टर का दूसरा सवाल उछला। जी ठीक है, वह जो सामने शीशम का पेड़ खड़ा है उस पर चढ़ जा और टहनियाँ तोड़ के झाड़ू बना ले, पत्तों वाली झाड़ू बनाना, और पूरे स्कूल को ऐसा चमका दे जैसे शीशा। तेरा ये तो खानदानी काम है, जा फटाफट लग जा काम पे। हेडमास्टर के आदेश पर मैंने कमरे बरामदे साफ़ कर दिए। तभी वे खुद चलकर आए और बोले, इसके पास वाला मैदान भी साफ़ कर दे। लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, जिसे साफ करने में मेरी कमर दर्द करने लगी। धूल से चेहरा सिर अट गया था, मुंह के भीतर धूल घुस गई थी।
मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह मुझ पर टिकी हुई थी। पानी पीने तक की इजाज़त नहीं थी। पूरे दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। तमाम अनुभवों के बीच कभी इतना काम नहीं किया था। वैसे तो घर में भाइयों में मैं लाडला था। दूसरे दिन स्कूल पहुंचा। जाते ही हेडमास्टर ने फिर झाड़ू लगाने के काम पर लगा दिया। पूरे दिन झाड़ू ही देता रहा। मन में एक तसल्ली थी कि कल से कक्षा में बैठ जाऊंगा। तीसरे दिन मैं कक्षा में चुपचाप जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उनकी दहाड़ सुनाई दी। उनकी दहाड़ सुनकर मैं थर थर काँपने लगा था। एक त्यागी लड़के ने चिल्ला कर कहा, मास्टर साहब, वो बैठा है कोने में। हेडमास्टर ने लपक कर मेरी गर्दन दबोच ली। उनकी उंगलियों का दबाव मेरी गर्दन पर बढ़ रहा था, जैसे कोई भेड़िया बकरी के बच्चे को दबोच कर उठा लेता है। कक्षा से बाहर खींचकर उसने मुझे बरामदे में ला पटका। चीख कर बोले, जा लगा मैदान में झाड़ू। भयभीत होकर मैंने 3 दिन पुरानी वही शीशम की झाड़ू उठा ली। मेरी तरह ही उसके सूखे पत्ते झड़ने लगे थे। सिर्फ बची थी पतली पतली टहनियाँ। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। रोते रोते मैदान में झाड़ू लगाने लगा। स्कूल के कमरे की खिड़की दरवाज़ों से मास्टरों और लड़कों की आंखें छिप छिप कर तमाशा देख रही थीं। मेरा रोम रोम यातना की गहराई में लगातार गिर रहा था। मेरे पिताजी अचानक स्कूल के पास से गुजरे। मुझे स्कूल के मैदान में झाड़ू लगाता देखकर ठिठक गए। बाहर से ही आवाज़ देकर बोले, मुंशी जी, ये क्या कर रहे हैं? वे प्यार से मुंशी जी कहा करते थे। उन्हें देखकर मैं फफक पड़ा। वे स्कूल के मैदान में मेरे पास आ गए। मुझे रोता देखकर बोले, मुंशी जी, रोते क्यों हो? ठीक से बोलो, क्या हुआ है? मेरी हिचकियां बंद गई थीं। हिचक हिचक कर पूरी बात पिताजी को बता दी कि 3 दिन से रोज़ झाड़ू लगवा रहे हैं, कक्षा में पढ़ने भी नहीं देते। पिताजी ने मेरा हाथ से झाड़ू छीन कर फेंक दी। उनकी आंखों में आग की गर्मी उतर आई थी। हमेशा दूसरों के सामने कमान बने रहने वाले पिताजी की लंबी लंबी घनी मूछें गुस्से से फड़फड़ाने लगी थी। चीखने लगे, कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे है? पिताजी की आवाज़ पूरे स्कूल में गूंज गई थी, जिसे सुनकर हेडमास्टर सहित सभी मास्टर बाहर आ गए थे। कलीराम हेडमास्टर ने गाली देकर मेरे पिताजी को धमकाया, लेकिन पिताजी पर धमकी का कोई असर नहीं हुआ। उस रोज़ जिस साहस और हौसले से पिताजी ने हेडमास्टर का सामना किया, मैं उसे कभी भूल नहीं पाया। दोस्तों, ये इनके आत्मकथा का एक हिस्सा था। अब हम बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जिसमें ये अपनी माँ के बारे में बताते हैं। मेरी माँ मेहनत मजदूरी के साथ साथ 8-10 तगाओं कहते हैं हिंदू मुस्लिम के घर तथा घेर जो होता है वो मदों का बैठक खाना तथा मवेशियों के बांधने की जगह होती है। तो मेरी माँ मेहनत मजदूरी के साथ साथ 8-10 तगाओं में साफ़ सफाई का काम करती थी। इस काम में मेरी बहन, बड़ी भाभी तथा जसबीर और जनेसर, जो कि 2 भाई थे, माँ का हाथ बटाते थे। बड़ा भाई सुखवीर तगाओं के यहाँ वार्षिक नौकरी की तरह काम करता था। प्रत्येक तगा के घर में 10 से 15 मवेशी, गाय, भैंस और बैल सामान्य बात थी। उनका गोबर उठाकर गांव के बाहर कुरड़ियों पर या उपले बनाने की जगह पर डालना पड़ता था। प्रत्येक घेर से हर रोज़ 5-5 या 5-6 टोकर गोबर निकलता था। सर्दी के महीने में यह काम बहुत ही कष्टदायक होता था। गाय, बैल और भैंस को सर्दी से बचाने के लिए बड़े बड़े दालानों में बांधा जाता था। रात भर जानवरों का गोबर और मूत्र उसी दालान में फैलता रहता था। 10-15 दिनों बाद एक बार पाती बदली जाती थी और इसके ऊपर सूखी पाती बिछा दी जाती थी। इतने दिनों में दालानों में भरी दुर्गंध से गोबर ढूंढ ढूंढ कर निकालना बहुत तकलीफदेह होता था। दुर्गंध से सिर भिन्ना जाता था। इन सब कामों के बदले में मिलता था 2 जानवर के पीछे फसल के समय 5 सेर अनाज, यानी लगभग 2.5 किलो अनाज। 10 मवेशी वाले घर से साल भर में 25 सेर 12 से 13 किलो अनाज। धूल से चेहरा सिर अट गया था, मुंह के भीतर धूल घुस गई थी।
मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह मुझ पर टिकी हुई थी। पानी पीने तक की इजाज़त नहीं थी। पूरे दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। तमाम अनुभवों के बीच कभी इतना काम नहीं किया था। वैसे तो घर में भाइयों में मैं लाडला था। दूसरे दिन स्कूल पहुंचा। जाते ही हेडमास्टर ने फिर झाड़ू लगाने के काम पर लगा दिया। पूरे दिन झाड़ू ही देता रहा। मन में एक तसल्ली थी कि कल से कक्षा में बैठ जाऊंगा। तीसरे दिन मैं कक्षा में चुपचाप जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उनकी दहाड़ सुनाई दी। उनकी दहाड़ सुनकर मैं थर थर काँपने लगा था। एक त्यागी लड़के ने चिल्ला कर कहा, मास्टर साहब वो बैठा है कोने में। हेडमास्टर ने लपक कर मेरी गर्दन दबोच ली। उनकी उंगलियों का दबाव मेरी गर्दन पर बढ़ रहा था, जैसे कोई भेड़िया बकरी के बच्चे को दबोच कर उठा लेता है। कक्षा से बाहर खींचकर उसने मुझे बरामदे में ला पटका। चीख कर बोले, जा लगा मैदान में झाड़ू। भयभीत होकर मैंने 3 दिन पुरानी वही शीशम की झाड़ू उठा ली। मेरी तरह ही उसके सूखे पत्ते झड़ने लगे थे। सिर्फ बची थी पतली पतली टहनियाँ। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। रोते रोते मैदान में झाड़ू लगाने लगा। स्कूल के कमरे की खिड़की दरवाज़ों से मास्टरों और लड़कों की आंखें छिप छिप कर तमाशा देख रही थीं। मेरा रोम रोम यातना की गहराई में लगातार गिर रहा था। मेरे पिताजी अचानक स्कूल के पास से गुजरे। मुझे स्कूल के मैदान में झाड़ू लगाता देखकर ठिठक गए। बाहर से ही आवाज़ देकर बोले, मुंशी जी ये क्या कर रहे हैं? वे प्यार से मुंशी जी कहा करते थे। उन्हें देखकर मैं फफक पड़ा। वे स्कूल के मैदान में मेरे पास आ गए। मुझे रोता देखकर बोले, मुंशी जी रोते क्यों हो? ठीक से बोलो, क्या हुआ है? मेरी हिचकियां बंद गई थीं। हिचक हिचक कर पूरी बात पिताजी को बता दी कि 3 दिन से रोज़ झाड़ू लगवा रहे हैं, कक्षा में पढ़ने भी नहीं देते। पिताजी ने मेरा हाथ से झाड़ू छीन कर फेंक दी। उनकी आंखों में आग की गर्मी उतर आई थी। हमेशा दूसरों के सामने कमान बने रहने वाले पिताजी की लंबी लंबी घनी मूछें गुस्से से फड़फड़ाने लगी थी। चीखने लगे, कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे है? पिताजी की आवाज़ पूरे स्कूल में गूंज गई थी, जिसे सुनकर हेडमास्टर सहित सभी मास्टर बाहर आ गए थे। कलीराम हेडमास्टर ने गाली देकर मेरे पिताजी को धमकाया, लेकिन पिताजी पर धमकी का कोई असर नहीं हुआ। उस रोज़ जिस साहस और हौसले से पिताजी ने हेडमास्टर का सामना किया, मैं उसे कभी भूल नहीं पाया। दोस्तों, ये इनके आत्मकथा का एक हिस्सा था। अब हम बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जिसमें ये अपनी माँ के बारे में बताते हैं। मेरी माँ मेहनत मजदूरी के साथ साथ 8-10 तगाओं कहते हैं हिंदू मुस्लिम के घर तथा घेर जो होता है वो मदों का बैठक खाना तथा मवेशियों के बांधने की जगह होती है। तो मेरी माँ मेहनत मजदूरी के साथ साथ 8-10 तगाओं में साफ़ सफाई का काम करती थी। इस काम में मेरी बहन, बड़ी भाभी तथा जसबीर और जनेसर जो कि 2 भाई थे, माँ का हाथ बटाते थे। बड़ा भाई सुखवीर तगाओं के यहाँ वार्षिक नौकरी की तरह काम करता था। प्रत्येक तगा के घर में 10 से 15 मवेशी, गाय भैंस और बैल सामान्य बात थी। उनका गोबर उठाकर गांव के बाहर कुरड़ियों पर या उपले बनाने की जगह पर डालना पड़ता था। प्रत्येक घेर से हर रोज़ 5-5 या 5-6 टोकर गोबर निकलता था। सर्दी के महीने में यह काम बहुत ही कष्टदायक होता था। गाय, बैल और भैंस को सर्दी से बचाने के लिए बड़े बड़े दालानों में बांधा जाती थी। रात भर जानवरों का गोबर और मूत्र उसी दालान में फैलता रहता था। 10-15 दिनों बाद एक बार पाती बदली जाती थी और इसके ऊपर सूखी पाती बिछा दी जाती थी। इतने दिनों में दालानों में भरी दुर्गंध से गोबर ढूंढ ढूंढ कर निकालना बहुत तकलीफदेह होता था। दुर्गंध से सिर भिन्ना जाता था। इन सब कामों के बदले में मिलता था 2 जानवर के पीछे फसल के समय 5 सेर अनाज, यानी लगभग 2.5 किलो अनाज। 10 मवेशी वाले घर से साल भर में 25 सेर 12 से 13 किलो अनाज। दोपहर के समय हर घर से बची खुची रोटी, जो खासतौर पर चूहड़ों को देने के लिए आटे में भूसी मिलाकर बनाई जाती थी। कभी कभी जूठन भी भंगन की टोकरी में डाल दी जाती थी। शादी ब्याह के मौक़ों पर जब मेहमानों या बाराती खाना खा रहे होते थे
तो चूड़े दरवाजे के बाहर बड़े बड़े टोकरे लेकर बैठे रहते थे। बारात के खाना खा चुकने पर जूठी पत्तलें उन टोकरों में डाल दी जाती थीं, जिन्हें घर ले जाकर वे अपने इस जूठन को इकट्ठा कर लेते थे। पूरी के बचे खुचे टुकड़े, एक आध मिठाई का टुकड़ा या थोड़ी बहुत सब्जी पत्तल पर पाकर माछें खिल जाती थीं। जिस बारात की पत्तलों से जूठन कम उतरती थी, कहा जाता था कि बुक्कड़ आ गए हैं, सारा चट कर गए हैं। अक्सर ऐसे मौक़ों पर बड़े बूढ़े ऐसी बारातों का जिक्र बहुत रोमांचक लहजे में सुनाया करते थे कि उस बारात से इतनी जूठन आई कि महीनों खाते रहे थे। पत्तलों से जो पूरियों के टुकड़े एकत्रित होते थे, उन्हें धूप में सुखा लिया जाता था। चारपाई पर कोई कपड़ा डालकर उन्हें फैला दिया जाता था। अक्सर मुझे पहरे पर बैठाया जाता था, क्योंकि सूखने वाली पूरियों पर कौए, मुर्गे, कुत्ते अक्सर टूट पड़ते थे। जरा सी आँख बची की पूरियाँ साफ, इसलिए डंडा लेकर चारपाई के पास बैठना पड़ता था। ये सूखी पूरियाँ बरसात के कठिन दिनों में बहुत काम आती थीं। उन्हें पानी में भिगोकर उबाल लिया जाता था। उबली हुई पूरियों पर बारीक मिर्च और नमक डालकर खाने में मज़ा आता था। कभी कभी गुड़ डालकर लुगदी जैसा बनाया जाता था, जिसे सभी बड़े चाव से खाते थे। आज मैं इन सब बातों के बारे में सोचता हूँ तो मन के भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं। कैसा जीवन था! दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन। फिर भी किसी को कोई शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। जब मैं छोटा था, माँ के साथ जाता था। माँ पिताजी का हाथ बटाने, तगाओं त्यागियों के खाने को देखकर अक्सर सोचा करता था कि हमें ऐसा खाना क्यों नहीं मिलता। आज जब सोचता हूँ तो जी मितलाने लगता है। अभी पिछले वर्ष मेरे निवास पर सुखदेव सिंह त्यागी का पोता सुरेंद्र सिंह आया था। किसी इंटरव्यू के सिलसिले में गांव से मेरा पता लेकर आया था। रात में रुका। मेरी पत्नी ने उसे यथासंभव अच्छा खाना खिलाया। खाना खाते खाते वह बोला, भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है। हमारे घर में तो कोई ऐसा खाना नहीं बना सकता है। उसकी बात सुनकर मेरी पत्नी तो खुश हुई, लेकिन मैं काफ़ी देर तक विचलित रहा। बचपन की घटनाएं स्मृति का दरवाज़ा खटखटाने लगी। सुरेंद्र तब पैदा भी नहीं हुआ था। उसकी बड़ी बुआ यानी सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी थी। उनके यहाँ मेरी माँ सफाई करती थी। शादी से 10-12 दिन पहले से माँ पिताजी ने सुखदेव सिंह त्यागी के घर आंगन से लेकर बाहर तक के अनेक काम किए थे। बेटी की शादी का मतलब गांव भर की इज्जत का सवाल था। कहीं कोई कमी नहीं रह जाए। गांव भर को चारपाइयों को ढो ढो कर इकट्ठा किया जाता था। गांव भर की चारपाइयों को ढो ढो कर इकट्ठा किया पिताजी ने। बारात खाना खा रही थी। माँ टोकरा लिए दरवाजे से बाहर बैठी थी। मैं और मेरी छोटी बहन माया माँ से सिमटे बैठे थे, इस उम्मीद में कि भीतर से जो मिठाई और पकवान की महक आ रही है वह हमें भी खाने को मिलेंगे। जब सब लोग खा कर चले गए तो मेरी माँ ने सुखदेव सिंह त्यागी को दालान से बाहर आते देखकर कहा, चौधरी जी ईब तो सब खाना खा के चले गए। मारे जाकतों को भी एक पत्तल पर धर को कुछ दे दो, वो भी तो इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे। सुखदेव सिंह ने जूठी पत्तलों से भरे टोकरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, टोकरा भर के जो जूठन ले जा रही है, ऊपर से जाकतों के लिए खाना मांग रही है। अपनी औकात में रह चूड़ी, उठा टोकरा दरवाजे से और चलती बन। ये भी एक हिस्सा था जो कि ख़त्म हुआ। अब बढ़ते हैं हम उनकी कहानी के अगले हिस्से पर, जिसमें आपको अनेक अनंत अनुभव देखने को मिलेंगे। 2 अनुभव तो आप देख चुके हैं, अब बढ़ते हैं तीसरे अनुभव की तरफ। उन दिनों मैं 9वीं कक्षा में था। घर की आर्थिक हालत कमज़ोर थी। एक एक पैसे के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को खटकना पड़ता था। मेरे पास पाठ्य पुस्तकें हमेशा कम रहती थीं। दोस्तों से मांग कर काम चलाना पड़ता था। कपड़ों की भी वही स्थिति थी, जो मिल गया वही पहन लिया। जो वक्त का मिला
खा लिया। उन दिनों गांव में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी चूड़ों के जिम्मे था। जिसके घर में जो काम करता था उसके मरे हुए पशु भी उसी को उठाने पड़ते थे। इसके बदले कोई मेहनताना या मजदूरी नहीं मिलती थी। एक गाय, बैल या भैंस को उठाने के लिए 4 से 6 लोगों की ज़रूरत होती थी। जिसका मवेशी मर जाता था उसे जल्दी लगी रहती थी, इसलिए वह बार बार बस्ती में आकर चिल्लाता था। देर होने पर गालियाँ बकता था। उठाने वालों को इकट्ठा करने में अक्सर देर हो ही जाती थी। मरे हुए पशुओं को उठाना बड़ा कठिन काम है। उसके अगले पिछले पैरों को रस्सी से बांधकर बांस की मोटी मोटी बाहियों से उठाना पड़ता था। इतने श्रम साध्य काम के बदले में मात्र गालियाँ। कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं हम, जहाँ श्रम का कोई मोल ही नहीं बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का एक षड्यंत्र ही था यह सब। मरे हुए पशु की खाल मुजफ्फरनगर में चमड़ा बाजार में बिक जाती थी। उन दिनों एक पशु की खाल 20 से 25 रुपए में बिकती थी। आने जाने और मरे हुए पशु को उठाने की मजदूरी देकर मुश्किल से एक खाल के बदले 10-15 रुपए हाथ में आते थे। तंगी के दिनों में 10-15 रुपए भी बहुत बड़ी रकम दिखाई पड़ते थे। चमड़ा खरीदने वाला दुकानदार खाल में बहुत मीन मेख निकालता था। कट फट जाने पर खाल बेकार हो जाती थी। खाल को निकालते ही उस पर नमक लगाना पड़ता था, वरना दूसरे दिन ही खाल खराब हो जाती थी, जिसे दुकानदार खरीदने से साफ इनकार कर देता था। एक रोज ब्रह्मदेव तगा का बैल खेत से लौटते समय रास्ते में गिर पड़ा। उठ नहीं पाया, मर गया। कुछ ही देर बाद ब्रह्मदेव ने हमारे घर खबर कर दी थी। पिताजी और मुझसे बड़े भाई जनेसर उस रोज किसी रिश्तेदारी में गए हुए थे। घर पर माँ, मेरी बहन माया और सबसे बड़ी भाभी देवी ही रहती थी। जसबीर उन दिनों देहरादून में था, मामा के पास। माँ परेशान हो गई थी, बैल की खाल उतारने किसे भेजे। बस्ती में 1-2 लोग थे, लेकिन कोई भी उस समय जाने को तैयार नहीं था। माँ ने चाचा से बात की, वे तैयार हो गए थे, लेकिन उनके साथ किसी को जाना चाहिए। अकेले वे खाल नहीं उतार पाएंगे। मैं उस समय स्कूल में था। माँ ने थक हार कर मुझे ही बुला लिया। माँ नहीं चाहती थी कि वह काम मुझे करना पड़े, लेकिन खाल बेचकर जो 10-15 रुपए मिलने वाले थे उन्हें छोड़कर हम कैसे रह सकते थे। उन्हें छोड़ पाने की स्थिति में माँ नहीं थी। हार कर माँ ने मुझे चाचा के साथ भेज दिया। मेरे चाचा सोलहड़ महाकामचोर थे। बस सारा दिन ढोल ताशों में लगे रहते थे, मेहनत के काम से कतराते थे। माँ को फिक्र लगी थी कि कहीं हमारे पहुँचने से पहले ही बैल पर गिद्ध या जंगली जानवर ना टूट पड़े। चाचा ने खाल उतारनी शुरू की। मैं उनकी मदद कर रहा था। चाचा का हाथ धीरे धीरे चल रहा था। पिताजी जैसी कुशलता उनमें नहीं थी। थोड़ी देर बाद वे थक कर बीड़ी पीने बैठ गए। चाचा ने एक छुरी मेरे हाथ में पकड़ा दी, बोले धीरे धीरे खाल उतारो, अकेले से तो शाम तक नहीं उतरेगी। छुरी पकड़ते ही मेरे हाथ कांप रहे थे। अजीब से संकट में मैं फंस गया था। चाचा ने छुरी चलाने का ढंग सिखाया। उस रोज मेरे भीतर बहुत कुछ था जो टूट रहा था। चाचा की हिदायत पर मैंने बैल की खाल उतारी थी। मैं जैसे स्वयं ही गहरे दलदल में फंस रहा था, जहाँ से मैं उबरना चाहता था। हालात मुझे उसी दलदल में घसीट रहे थे। चाचा के साथ तपती दोपहरी में जिस यातना को मैंने भोगा था, आज भी उसके जख्म मेरे तन पर ताज़ा हैं। जैसे जैसे खाल उतर रही थी, मेरे भीतर का रक्त जम रहा था। खाल उतारने में हमें कई घंटे लग गए थे। चाचा ने खाल को ज़मीन पर फैला दिया। उस पर लगे खून को सूखी ज़मीन ने सोख लिया था। चाचा ने खाल को चादर में बांध दिया था। गठरी उठाकर सर पर रख ली थी। लगभग 2 मील की दूरी पर हमारा घर था। बोझ के कारण चाचा को तेज चलना पड़ रहा था। मैं हाथ में छुरी पकड़कर उनके पीछे पीछे लगभग दौड़ता जा रहा था। बसेड़ा जाने वाली पक्की सड़क से हम लोग बस अड्डे के पास पहुंच गए थे। गठरी सिर से उतार कर चाचा ने ज़मीन पर रख दी थी। यहाँ से आगे तुम ले जाओ, मैं थक गया हूँ। उस रोज़ मैंने चाचा से बहुत कहा, लेकिन वे नहीं माने। चाचा, बस अड्डे की भीड़ पार करा दो, मेरे स्कूल की छुट्टी का समय है। मेरे स्कूल के साथी
यह ले जाते हुए देखेंगे तो वे स्कूल में मुझे तंग करेंगे। मैंने गिड़गिड़ा कर रुआंसी आवाज़ में चाचा से कहा था, किंतु वे नहीं पसीजे। गठरी उठाकर मेरे सिर पर रख दी। गठरी का वजन मेरे वजन से ज़्यादा था। मजबूरन उठाकर चलना पड़ा। बस अड्डे की परिचित भीड़ से मैं उस रोज़ जिस तरह से निकला, मेरा ही मन जानता है। एक भय लगातार मेरा पीछा कर रहा था, कोई देख न ले, कोई सहपाठी ना मिल जाए। अगर कोई पूछ बैठेगा तो क्या बताऊंगा। घर तक पहुंचते पहुंचते मेरी टांगें जवाब दे गई थीं। लग रहा था कि अब गिरा। गांव के किनारे किनारे चलकर लंबा चक्कर काटा था बस्ती तक पहुंचने के लिए। मुझे उस हालात में देखकर माँ रो पड़ी थी। मैं सिर से लेकर पांव तक गंदगी से भरा हुआ था। कपड़ों पर खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। बड़ी भाभी ने उस रोज़ माँ से कहा, इनसे ये ना कराओ, भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में ना घसीटेंगे। भाभी के शब्द आज भी मेरे लिए अंधेरे में रोशनी बनकर चमकते हैं। मैं उस गंदगी से बाहर निकल आया हूँ, लेकिन लाखों लोग आज भी उसी घिनौनी गंदगी को जी रहे हैं। तो बहुत बहुत आभार पाठकों। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और हाँ, एक बात और, मैं कोई मसीहा नहीं हूँ, कोई मैं महान आत्मा नहीं हूँ। मुझसे भी गलतियाँ हो सकती हैं। मैं एक मानव हूँ, गलतियों का पुतला हूँ। इसलिए अगर मुझसे कोई भी गलती इस पाठ को पढ़ने में हुई है तो मैं उसके लिए क्षमा याचना करता हूँ। धन्यवाद। कहते थे, पूरी के बचे खुचे टुकड़े, एक आध मिठाई का टुकड़ा या थोड़ी बहुत सब्जी पत्तल पर पाकर माछें खिल जाती थीं। जिस बारात की पत्तलों से जूठन कम उतरती थी, कहा जाता था कि बुक्कड़ आ गए हैं, सारा चट कर गए हैं। अक्सर ऐसे मौक़ों पर बड़े बूढ़े ऐसी बारातों का जिक्र बहुत रोमांचक लहजे में सुनाया करते थे कि उस बारात से इतनी जूठन आई कि मेहमानों अक्सर ऐसे मौक़ों पर बड़े बूढ़े ऐसी बारातों का जिक्र बहुत रोमांचक लहजे में सुनाया करते थे कि उस बारात से इतनी जूठन आई कि महीनों खाते रहे थे। पत्तलों से जो पूरियों के टुकड़े एकत्रित होते थे, उन्हें धूप में सुखा लिया जाता था। चारपाई पर कोई कपड़ा डालकर उन्हें फैला दिया जाता था। अक्सर मुझे पहरे पर बैठाया जाता था, क्योंकि सूखने वाली पूरियों पर कौए, मुर्गे, कुत्ते अक्सर टूट पड़ते थे। जरा सी आँख बची की पूरियाँ साफ, इसलिए डंडा लेकर चारपाई के पास बैठना पड़ता था। ये सूखी पूरियाँ बरसात के कठिन दिनों में बहुत काम आती थीं। उन्हें पानी में भिगोकर उबाल लिया जाता था। उबली हुई पूरियों पर बारीक मिर्च और नमक डालकर खाने में मज़ा आता था। कभी कभी गुड़ डालकर लुगदी जैसा बनाया जाता था, जिसे सभी बड़े चाव से खाते थे। आज मैं इन सब बातों के बारे में सोचता हूँ तो मन के भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं। कैसा जीवन था! दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन। फिर भी किसी को कोई शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। जब मैं छोटा था, माँ के साथ जाता था। माँ पिताजी का हाथ बटाने, तगाओं त्यागियों के खाने को देखकर अक्सर सोचा करता था कि हमें ऐसा खाना क्यों नहीं मिलता। आज जब सोचता हूँ तो जी मितलाने लगता है। अभी पिछले वर्ष मेरे निवास पर सुखदेव सिंह त्यागी का पोता सुरेंद्र सिंह आया था, किसी इंटरव्यू के सिलसिले में। गांव से मेरा पता लेकर आया था। रात में रुका। मेरी पत्नी ने उसे यथासंभव अच्छा खाना खिलाया। खाना खाते खाते वह बोला, भाभी जी, आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है। हमारे घर में तो कोई ऐसा खाना नहीं बना सकता है। उसकी बात सुनकर मेरी पत्नी तो खुश हुई, लेकिन मैं काफ़ी देर तक विचलित रहा। बचपन की घटनाएं स्मृति का दरवाज़ा खटखटाने लगी। सुरेंद्र तब पैदा भी नहीं हुआ था। उसकी बड़ी बुआ यानी सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी थी। उनके यहाँ मेरी माँ सफाई करती थी। शादी से 10-12 दिन पहले से माँ पिताजी ने सुखदेव सिंह त्यागी के घर आंगन से लेकर बाहर तक के अनेक काम किए थे। बेटी की शादी का मतलब गांव भर की इज्जत का सवाल था।
कहीं कोई कमी नहीं रह जाए। गांव भर को चारपाइयों को ढो ढो कर इकट्ठा किया जाता था। गांव भर की चारपाइयों को ढो ढो कर इकट्ठा किया पिताजी ने। बारात खाना खा रही थी। माँ टोकरा लिए दरवाजे से बाहर बैठी थी। मैं और मेरी छोटी बहन माया माँ से सिमटे बैठे थे, इस उम्मीद में कि भीतर से जो मिठाई और पकवान की महक आ रही है वह हमें भी खाने को मिलेंगे। जब सब लोग खा कर चले गए तो मेरी माँ ने सुखदेव सिंह त्यागी को दालान से बाहर आते देखकर कहा, चौधरी जी, ईब तो सब खाना खा के चले गए, मारे जाकतों को भी एक पत्तल पर धर को कुछ दे दो, वो भी तो इस दिन का इंतजार कर रहे थे। सुखदेव सिंह ने जूठी पत्तलों से भरे टोकरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, टोकरा भर के जो जूठन ले जा रही है, ऊपर से जाकतों के लिए खाना मांग रही है। अपनी औकात में रह चूड़ी, उठा टोकरा दरवाजे से और चलती बन। ये भी एक हिस्सा था जो कि ख़त्म हुआ। अब बढ़ते हैं हम उनकी कहानी के अगले हिस्से पर, जिसमें आपको अनेक अनंत अनुभव देखने को मिलेंगे। 2 अनुभव तो आप देख चुके हैं, अब बढ़ते हैं तीसरे अनुभव की तरफ। उन दिनों मैं 9वीं कक्षा में था। घर की आर्थिक हालत कमज़ोर थी। एक एक पैसे के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को खटकना पड़ता था। मेरे पास पाठ्य पुस्तकें हमेशा कम रहती थीं। दोस्तों से मांग कर काम चलाना पड़ता था। कपड़ों की भी वही स्थिति थी, जो मिल गया वही पहन लिया, जो वक्त का मिला खा लिया। उन दिनों गांव में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी चूड़ों के जिम्मे था। जिसके घर में जो काम करता था उसके मरे हुए पशु भी उसी को उठाने पड़ते थे। इसके बदले कोई मेहनताना या मजदूरी नहीं मिलती थी। एक गाय, बैल या भैंस को उठाने के लिए 4 से 6 लोगों की ज़रूरत होती थी। जिसका मवेशी मर जाता था उसे जल्दी लगी रहती थी, इसलिए वह बार बार बस्ती में आकर चिल्लाता था। देर होने पर गालियाँ बकता था। उठाने वालों को इकट्ठा करने में अक्सर देर हो ही जाती थी। मरे हुए पशुओं को उठाना बड़ा कठिन काम है। उसके अगले पिछले पैरों को रस्सी से बांधकर बांस की मोटी मोटी बाहियों से उठाना पड़ता था। इतने श्रम साध्य काम के बदले में मात्र गालियाँ। कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं हम, जहाँ श्रम का कोई मोल ही नहीं बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का एक षड्यंत्र ही था यह सब। मरे हुए पशु की खाल मुजफ्फरनगर में चमड़ा बाजार में बिक जाती थी। उन दिनों एक पशु की खाल 20 से 25 रुपए में बिकती थी। आने जाने और मरे हुए पशु को उठाने की मजदूरी देकर मुश्किल से एक खाल के बदले 10-15 रुपए हाथ में आते थे। तंगी के दिनों में 10-15 रुपए भी बहुत बड़ी रकम दिखाई पड़ते थे। चमड़ा खरीदने वाला दुकानदार खाल में बहुत मीन मेख निकालता था। कट फट जाने पर खाल बेकार हो जाती थी। खाल को निकालते ही उस पर नमक लगाना पड़ता था, वरना दूसरे दिन ही खाल खराब हो जाती थी, जिसे दुकानदार खरीदने से साफ इनकार कर देता था। एक रोज ब्रह्मदेव तगा का बैल खेत से लौटते समय रास्ते में गिर पड़ा, उठ नहीं पाया, मर गया। कुछ ही देर बाद ब्रह्मदेव ने हमारे घर खबर कर दी थी। पिताजी और मुझसे बड़े भाई जनेसर उस रोज किसी रिश्तेदारी में गए हुए थे। घर पर माँ, मेरी बहन माया और सबसे बड़ी भाभी देवी ही रहती थी। जसबीर उन दिनों देहरादून में था, मामा के पास। माँ परेशान हो गई थी, बैल की खाल उतारने किसे भेजे। बस्ती में 1-2 लोग थे, लेकिन कोई भी उस समय जाने को तैयार नहीं था। माँ ने चाचा से बात की, वे तैयार हो गए थे, लेकिन उनके साथ किसी को जाना चाहिए। अकेले वे खाल नहीं उतार पाएंगे। मैं उस समय स्कूल में था। माँ ने थक हार कर मुझे ही बुला लिया। माँ नहीं चाहती थी कि वह काम मुझे करना पड़े, लेकिन खाल बेचकर जो 10-15 रुपए मिलने वाले थे उन्हें छोड़कर हम कैसे रह सकते थे। उन्हें छोड़ पाने की स्थिति में माँ नहीं थी। हार कर माँ ने मुझे चाचा के साथ भेज दिया। मेरे चाचा सोलहड़ महाकामचोर थे। बस सारा दिन ढोल ताशों में लगे रहते थे, मेहनत के काम से कतराते थे।
माँ को फिक्र लगी थी कि कहीं हमारे पहुँचने से पहले ही बैल पर गिद्ध या जंगली जानवर ना टूट पड़े। चाचा ने खाल उतारनी शुरू की। मैं उनकी मदद कर रहा था। चाचा का हाथ धीरे धीरे चल रहा था। पिताजी जैसी कुशलता उनमें नहीं थी। थोड़ी देर बाद वे थक कर बीड़ी पीने बैठ गए। चाचा ने एक छुरी मेरे हाथ में पकड़ा दी। बोले, धीरे धीरे खाल उतारो, अकेले से तो शाम तक नहीं उतरेगी। छुरी पकड़ते ही मेरे हाथ कांप रहे थे। अजीब से संकट में मैं फंस गया था। चाचा ने छुरी चलाने का ढंग सिखाया। उस रोज़ मेरे भीतर बहुत कुछ था जो टूट रहा था। चाचा की हिदायत पर मैंने बैल की खाल उतारी थी। मैं जैसे स्वयं ही गहरे दलदल में फंस रहा था जहाँ से मैं उबरना चाहता था। हालात मुझे उसी दलदल में घसीट रहे थे। चाचा के साथ तपती दोपहरी में जिस यातना को मैंने भोगा था, आज भी उसके जख्म मेरे तन पर ताज़ा हैं। जैसे जैसे खाल उतर रही थी, मेरे भीतर का रक्त जम रहा था। खाल उतारने में हमें कई घंटे लग गए थे। चाचा ने खाल को ज़मीन पर फैला दिया। उस पर लगे खून को सूखी ज़मीन ने सोख लिया था। चाचा ने खाल को चादर में बांध दिया था। गठरी उठाकर सर पर रख ली थी। लगभग 2 मील की दूरी पर हमारा घर था। बोझ के कारण चाचा को तेज चलना पड़ रहा था। मैं हाथ में छुरी पकड़कर उनके पीछे पीछे लगभग दौड़ता जा रहा था। बसेड़ा जाने वाली पक्की सड़क से हम लोग बस अड्डे के पास पहुंच गए थे। गठरी सिर से उतार कर चाचा ने ज़मीन पर रख दी थी। यहाँ से आगे तुम ले जाओ, मैं थक गया हूँ। उस रोज़ मैंने चाचा से बहुत कहा, लेकिन वे नहीं माने। चाचा, बस अड्डे की भीड़ पार करा दो, मेरे स्कूल की छुट्टी का समय है। मेरे स्कूल के साथी यह ले जाते हुए देखेंगे तो वे स्कूल में मुझे तंग करेंगे। मैंने गिड़गिड़ा कर रुआंसी आवाज़ में चाचा से कहा था, किंतु वे नहीं पसीजे। गठरी उठाकर मेरे सिर पर रख दी। गठरी का वजन मेरे वजन से ज़्यादा था। मजबूरन उठाकर चलना पड़ा। बस अड्डे की परिचित भीड़ से मैं उस रोज़ जिस तरह से निकला, मेरा ही मन जानता है। एक भय लगातार मेरा पीछा कर रहा था, कोई देख न ले, कोई सहपाठी ना मिल जाए। अगर कोई पूछ बैठेगा तो क्या बताऊंगा। घर तक पहुंचते पहुंचते मेरी टांगें जवाब दे गई थीं। लग रहा था कि अब गिरा। गांव के किनारे किनारे चलकर लंबा चक्कर काटा था बस्ती तक पहुंचने के लिए। मुझे उस हालात में देखकर माँ रो पड़ी थी। मैं सिर से लेकर पांव तक गंदगी से भरा हुआ था। कपड़ों पर खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। बड़ी भाभी ने उस रोज़ माँ से कहा, इनसे ये ना कराओ, भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में ना घसीटेंगे। भाभी के शब्द आज भी मेरे लिए अंधेरे में रोशनी बनकर चमकते हैं। मैं उस गंदगी से बाहर निकल आया हूँ, लेकिन लाखों लोग आज भी उसी घिनौनी गंदगी को जी रहे हैं। तो बहुत बहुत आभार पाठकों। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और हाँ, एक बात और, मैं कोई मसीहा नहीं हूँ, कोई मैं महान आत्मा नहीं हूँ। मुझसे भी गलतियाँ हो सकती हैं। मैं एक मानव हूँ, गलतियों का पुतला हूँ। इसलिए अगर मुझसे कोई भी गलती इस पाठ को पढ़ने में हुई है तो मैं उसके लिए क्षमा याचना करता हूँ। धन्यवाद।